कोर्ट के सामने एक अजीब केस आया था। मैल्कम रिवर्स नाम के एक आदमी ने अपने जन्मदिन के दिन 10 मई को 6 लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसने उन 6 लोगों की हत्या की थी। मैल्कम को गिरफ्तार कर उस पे मुकदमा चलाया गया और क्योंकि ये सीरियल किलिंग का मामला था, इसलिए मैल्कम की साइकोलॉजी को समझना जरूरी था। मैल्कम की साइकोलॉजी को समझने का जिम्मा कोर्ट ने जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेलिक को सौंपा था। ये केस 4 साल तक चला और फिर कोर्ट में लंबी बहस के बाद कोर्ट ने मैल्कम को उसके इस जुर्म के लिए मौत की सजा सुनाई। इस सजा के लिए कुछ हफ्तों के बाद की तारीख तय की गई, लेकिन कोर्ट के सजा सुनाने के बावजूद डॉक्टर मेलिक देर रात तक मैल्कम और उसके बीच हुए साइकियाट्रिक सेशंस के रिकॉर्डेड टेप्स सुना करते थे। उन रिकॉर्डेड टेप्स में मैल्कम ने अपने बचपन की महत्वपूर्ण घटनाएं बयान की थी। उसने बताया था कि उसकी माँ एक कॉल गर्ल थी। जब उसकी माँ अपने काम पर जाती थी तो वो मैल्कम को अपने साथ ले जाती थी। मासूम मैल्कम पे अपनी माँ की इस हरकत का बुरा असर पड़ रहा था। एक दिन की बात है, तब मैल्कम मात्र 9 साल का था। उसकी माँ अपने एक क्लाइंट के साथ लोकल होटल के एक कमरे में व्यस्त थी। होटल के उसी कमरे के बाथरूम में मैल्कम को उसकी माँ ने बंद कर रखा था। भूखा प्यासा मैल्कम बंद बाथरूम के अंदर दरवाजा खुलने का इंतजार करता रहा और कई घंटों बाद जब होटल के मैनेजर ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो मासूम मैल्कम की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी माँ उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर अपने नए यार के साथ भाग चुकी थी। वहां से बेसहारा मैल्कम को पुलिस अपने साथ ले गई और उसे बाल सुधार गृह के हवाले कर दिया। मैल्कम की परवरिश बाल सुधार गृह के कठोर माहौल में हुई। छोटी उम्र का होने के कारण इस पूरी घटना ने मैल्कम के दिमाग पे गहरी चोट की थी और उसे तोड़ के रख दिया था। बाल सुधार गृह में रहते हुए मैल्कम ने एक अजीब सी कविता की रचना की थी जिसे वो अक्सर गुनगुनाया करता था। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर को जा रहा था तब मैं मिला उस आदमी से जो वहां ना था। आज फिर नहीं है वो वहां पर, काश चला जाए वो हमेशा के लिए अपने घर। ऐसे ही मैल्कम के जीवन की कई घटनाओं का एनालिसिस करते करते डॉक्टर मेलिक के हाथ मैल्कम की डायरी लग गई, जिसे पढ़ने के बाद डॉक्टर मेलिक एक चौंका देने वाले कंक्लूजन पर पहुंचा। तब डॉक्टर मेलिक ने बिना वक्त गंवाए कोर्ट में अपील कर इस केस को रीओपन करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैल्कम की मौत की सजा के ठीक एक दिन पहले आधी रात को एक स्पेशल कोर्ट का सेशन रखा गया, जिसमें मैल्कम के केस पर फिर से विचार किया जाना था। एक पुलिस ऑफिसर मैल्कम को पुलिस कार में लेकर जेल से कोर्ट के लिए रवाना हो चुका था। वो रात बहुत ही तूफानी होने वाली थी क्योंकि बाहर मौसम के हालात बहुत बिगड़े हुए थे। ठीक उसी वक्त एक सुनसान हाईवे से पेरिस अपनी कार में सनसनाते हुए जा रही थी। तभी तेज हवा के कारण उसकी कार में रखा बैग खुल गया और उसमें रखे कपड़े और सैंडल उड़ के हाईवे पे बिखर गए। कुछ देर बाद खराब मौसम ने तेज बारिश का रूप ले लिया था। जॉर्ज और एलिस अपने 9 साल के बेटे टिमी के साथ उसी हाईवे से अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक उनके कार का टायर फट गया। जॉर्ज ने बहुत समझदारी से कार सड़क के किनारे पे लाकर रोक दी। फिर जॉर्ज ने जब बाहर निकलकर देखा तो पाया कि एक सैंडल के नुकीले हील ने टायर को फाड़ के रख दिया था। ये वही सैंडल था जो पेरिस की कार से सड़क पे गिर गया था। जॉर्ज फटे टायर को बदलने में जुट गया। फिर टिमी को कार में छोड़कर एलिस भी कार के बाहर आ गई। टिमी ने अपनी हथेली कार की खिड़की के शीशे पे रखी तो एलिस ने भी प्यार से शीशे के दूसरी तरफ से अपनी हथेली उसकी हथेली के ऊपर रख दी। तभी टिमी ने अपनी हथेली हटा ली और पीछे हो गया। ये देख एलिस ने भी उसकी नकल करते हुए शीशे के ऊपर से अपनी हथेली हटा ली और सड़क में एक कदम पीछे चली गई। ठीक तभी एक तेज गति से सनसनाती कार ने आकर एलिस को उड़ा दिया। एलिस को उड़ाकर वो कार वहीं रुक गई। एलिस का एक्सीडेंट देख जॉर्ज चीख पड़ा। वो आनन फानन में एलिस तक पहुंचा। एलिस के गर्दन में काफी गहरी चोट लगी थी जिससे तेजी से खून बह रहा था। जिस कार ने एलिस को उड़ाया था उसे एड नाम का आदमी चला रहा था। एड उस कार में सवार फिल्म एक्ट्रेस कैरोलिन का ड्राइवर था। दरअसल एक्सीडेंट होने से थोड़ी देर पहले कैरोलिन के मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। मोबाइल की स्पेयर बैटरी कार के सामने वाली सीट में रखे बैग में थी। एड उस बैग में वो बैटरी ढूंढने लगा। इस चक्कर में उसका ध्यान सड़क पे से हट गया। उसी वक्त एलिस उसकी कार के सामने आ गई और उसने एलिस को उड़ा दिया। एड फौरन कार से उतरकर घायल एलिस के पास आया। उसने देखा कि एलिस का काफी खून बह चुका था। एड उसी वक्त एलिस, जॉर्ज और टिमी को कैरोलिन की कार में ले नजदीकी मदद के लिए भागा। तभी उसे पास ही में एक होटल नजर आया।
मदद की आस में एड ने कार का स्टीयरिंग तेजी से उस होटल की ओर घुमा दिया। होटल के दरवाजे पर जॉर्ज की बाहों में खून से लथपथ एलिस को देख होटल मैनेजर लैरी के होश उड़ गए। जॉर्ज ने लैरी को तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाने को कहा, लेकिन खराब मौसम के कारण फोन लाइंस ठप पड़ी थी। ये सन 2002 का दौर था। उस समय मोबाइल फोन सबके पास नहीं हुआ करते थे। तब तक एड भी टिमी के साथ होटल में प्रवेश कर चुका था। लैरी ने उन्हें बताया कि वहां से 30 मील दूर एक हॉस्पिटल है। इतना सुनते ही एड एम्बुलेंस लेने तेजी से उस हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। उधर पेरिस, जिसके सैंडल से जॉर्ज के कार का टायर फट गया था, वो तूफानी रात में सड़क के किनारे खड़ी थी। क्योंकि इंजन में पानी जाने के कारण उसकी कार खराब हो चुकी थी। तभी उसे उसकी तरफ एड आते हुए दिखा, जो हॉस्पिटल की ओर भागा जा रहा था। उसने एड को रोककर लिफ्ट मांगी। एड ने पेरिस को लिफ्ट दे दी। उधर होटल में कैरोलिन ने मैनेजर लैरी से एक रूम मांगा। कैरोलिन ने रूम का एडवांस देने के लिए जैसे ही अपना पर्स खोला, नोटों की मोटी गड्डी देख लैरी की आंखें चमक उठी। फिर लैरी ने कैरोलिन को कमरा नंबर 9 की चाबी थमा दी। दूसरी ओर एड ने देखा कि आगे की सड़क पानी में डूब चुकी थी। एड ने पानी से भरी उस सड़क से अपनी कार निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार बाढ़ के पानी में ही फंसकर रह गई। इतने में ही उन्हें उनकी ओर आती एक कार नजर आई। एड ने उस कार से लिफ्ट मांगी। उस कार में लू और जिनी नामक पति पत्नी सफर कर रहे थे। जिनी ने एड को बताया कि बाढ़ से पीछे का रास्ता भी बंद हो चुका है। अब ना वो आगे जा सकते थे और ना ही पीछे, इसलिए अब होटल वापस जाने के अलावा उनके पास कोई और चारा ना था। तब एड और पेरिस लू और जिनी की कार में बैठ के वापस होटल की ओर लौट गए। होटल पहुंचने पर एड ने लैरी को रास्ते का हाल बताया। साथ ही उसने लू, जिनी और पेरिस के बारे में भी बताया। लैरी ने एड को बताया कि घायल एलिस अपने परिवार के साथ कमरा नंबर 4 में है। फिर उसने बाकियों का भी होटल में ठहरने का इंतजाम कर दिया। उसने पेरिस को कमरा नंबर 7 में ठहराया और कमरा नंबर 6 में लू और जिनी को। कुछ देर बाद होटल के बाहर एक पुलिस कार आकर रुकी। उस कार में से एक पुलिस ऑफिसर उतरा। उसने लैरी को अपना नाम रोड्स बताया। रोड्स ने बताया कि वो एक कैदी को जेल से कोर्ट लेकर जा रहा था, लेकिन बाढ़ में फंसने के कारण उसे मजबूरन उस होटल में आना पड़ा। तभी वहां एड भी आ गया। एड ने रोड्स को एलिस के एक्सीडेंट के बारे में बताया और उसे मदद बुलाने के लिए कहा। इस पर रोड्स ने अपनी कार में मौजूद वायरलेस से मदद के लिए संपर्क करने की काफी कोशिश की, लेकिन इतने खराब मौसम की वजह से पुलिस वायरलेस भी काम नहीं कर रहा था। फिर एड लैरी से सुई धागा लेकर एलिस के कमरे में लौट आया। उसने अपने सधे हुए हाथों से एलिस के घाव को सी दिया। घाव सी जाने पर एलिस का खून बहना थम गया। जॉर्ज ने एड को धन्यवाद दिया। फिर एड ने जॉर्ज से टिमी के बारे में पूछा, क्योंकि एड को अजीब लग रहा था कि एलिस के एक्सीडेंट के बाद से टिमी बिल्कुल खामोश था। तब जॉर्ज ने एड को बताया कि वो दरअसल टिमी का सौतेला पिता है। 2 साल पहले जब टिमी का सगा बाप उसे छोड़कर चला गया था, तभी से टिमी गुमसुम रहने लगा था। लैरी ने पुलिस ऑफिसर रोड्स और कैदी को कमरा नंबर 10 में ठहराया था। रोड्स ने उस कैदी की हथकड़ी को टॉयलेट के पाइप से बांध दिया। रोड्स अपने कमरे को लॉक करके होटल के ऑफिस की ओर चला गया। अजीब बात थी कि उसकी टी शर्ट में पीछे की तरफ छेद था और खून के एक बड़े से धब्बे का निशान था। उधर फिल्म एक्ट्रेस कैरोलिन को उसके कमरे में मोबाइल फोन का नेटवर्क ठीक से नहीं मिल रहा था, इसलिए वो होटल से बाहर आकर नेटवर्क की तलाश करने लगी। वो अपने फोन के स्क्रीन पे नेटवर्क देख ही रही थी कि तभी किसी ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और वो खून में लथपथ वहीं गिर गई। उधर कमरा नंबर 3 में एड सो रहा था। तभी अचानक कुछ आवाज सुन उसकी नींद खुल गई। बाहर आने पे उसने देखा कि वो आवाज लॉन्ड्री रूम से आ रही थी। वो तुरंत लॉन्ड्री रूम पहुंचा, जहां कई वॉशिंग मशीन्स चल रही थी। अचानक एड को एक मशीन से अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही उस मशीन का ढक्कन खोला तो उसमें कैरोलिन के कपड़ों के साथ उसका कटा हुआ सर पड़ा था। तभी लैरी और रोड्स भी आहट सुन के वहां आ गए। कैरोलिन के कटे सर को देख लैरी और रोड्स भौचक्के रह गए। तभी रोड्स को उस सर के पास कुछ दिखाई पड़ा। रोड्स ने एक कपड़े के टुकड़े से पकड़कर उस चीज को निकाला। वो कमरा नंबर 10 की चाबी थी। उस चाबी को देख रोड्स ने कहा, कमरा नंबर 10 के टॉयलेट में तो मैंने कैदी को बांध रखा हुआ है। अगले ही पल वे तीनों दन दनाते हुए कमरा नंबर 10 में पहुंचे। जिस पाइप से रोड्स ने कैदी को बांधा था, कैदी ने उस पाइप को ही उखाड़ दिया था और टॉयलेट की खिड़की तोड़ के फरार हो गया था। एड ने उसी वक्त होटल में मौजूद सभी लोगों को एलिस के कमरे में बुलाया और उन्हें बताया किसी ने कैरोलिन की हत्या कर दी है और रोड्स जिस कैदी को लेके कोर्ट जा रहा था वो फरार हो चुका है। शायद उस कैदी ने ही कैरोलिन की गला काटकर हत्या की है।
ये सुन जिनी बहुत ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसे एंजाइटी इशू था। फिर एड रोड्स के साथ उस कैदी की तलाश में निकल पड़ा। एड और रोड्स कैदी को खोजने 2 अलग अलग दिशा में निकल गए। उधर मौका पाकर लैरी चुपके से कैरोलिन के कमरे में दाखिल हो गया और उसने कैरोलिन का पैसों से भरा पर्स चुरा लिया। वहीं लू और जिनी अपने कमरे में आ चुके थे। फिर जिनी बाथरूम चली गई और जब जिनी बाथरूम का दरवाजा खोल के बाहर आई तो उसने देखा कि कमरे में चारों ओर खून ही खून था और कमरे के एक कोने में खून से लथपथ लू की लाश पड़ी हुई थी। किसी ने बड़ी बेदर्दी से खंजर घोंप घोंप कर लू को मौत के घाट उतारा था। लू को मरा हुआ पाकर जिनी बेतहाशा रोने लगी। जिनी के रोने की आवाज सुनकर बाकी सब भी वहां आ गए। लू को इस तरह मरा देख वो सब शौक में थे। दूसरी तरफ वो फरार कैदी भागते भागते उस होटल से दूर निकल आया था। तभी उसे आगे थोड़ी दूरी पे कुछ बिल्डिंग्स की लाइट जलती नजर आई। वो उन बिल्डिंग्स की ओर भागा और एक बंद पड़े रेस्टोरेंट के अंदर घुस गया। फिर जैसे ही उसने उस रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर देखा, उसके होश उड़ गए क्योंकि ठीक सामने मौजूद था वही होटल जहां से वो भागा था। ये कैसे संभव था? जहां से वो भागा था उससे दूर जाने पे वो फिर से वहीं कैसे पहुंच गया? इससे पहले कि वो समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है, रोड्स और एड वहां आ धमके और उसे बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। फिर वे उस कैदी को पकड़कर होटल ले गए। उन्होंने होटल के डाइनिंग रूम में उस कैदी को एक कुर्सी से बांध दिया। लैरी को उस बेहोश कैदी की निगरानी पे लगाकर रोड्स दोबारा वायरलेस से संपर्क करने चला गया। एड और पेरिस भी वहां से निकल गए। लैरी अपना बेसबॉल बैट पकड़े उस कैदी की निगरानी करने लगा। फिर एड पेरिस को लेकर लू के कमरे में आ गया। वहां एड लू की लाश और उस कमरे की फोटो खींचने लगा ताकि पुलिस को तफ्तीश में मदद मिल सके। ये देख पेरिस ने एड से पूछा, क्या तुम पुलिस वाले हो? इस पर एड ने कहा, हाँ, मैं पहले पुलिस में था लेकिन मैंने अब पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। तभी अचानक एड को लू की हथेलियों के बीच कुछ चीज नजर आई। एड ने तुरंत ही एक पेपर के टुकड़े से उस चीज को लू की हथेली के बीच से खींचकर निकाला। वो चीज थी कमरा नंबर 9 की चाबी। लेकिन लू का वो कमरा तो कमरा नंबर 6 था। तभी पेरिस ने कहा, पहले कैरोलिन के पास कमरा नंबर 10 की चाबी और अब लू की हथेलियों के बीच कमरा नंबर 9 की चाबी। कहीं ये किसी तरह का काउंटडाउन तो नहीं है? फिर वे दोनों लू के कमरे से बाहर आ गए जहां उन्हें रोड्स खड़ा मिला। तभी एड ने देखा कि लैरी एक बॉक्स लिए हड़बड़ी में कहीं जा रहा था। एड ने लैरी को पुकार के अपने पास बुलाया। लैरी झिझकते हुए उनके पास आया। एड ने लैरी से पूछा, जब तुम्हें कैदी की निगरानी के लिए बोला था तो तुम कैदी को अकेला छोड़कर कहां भटक रहे थे? ये सवाल सुन लैरी जवाब देने में हिचकिचाने लगा। ये देख उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया और वे सभी तुरंत डाइनिंग रूम की ओर लपके। कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि सामने कुर्सी से बंधा कैदी मरा पड़ा था और उसके मुंह में घुसा हुआ था लैरी का बेसबॉल बैट। वहीं कैदी के बगल में कमरा नंबर 8 की चाबी पड़ी हुई थी। एड और रोड्स अब चिल्लाते हुए लैरी से बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर तुमने कैदी को क्यों मारा? लैरी बुरी तरह से घबरा गया और हड़बड़ाहट में उसका बॉक्स नीचे गिर गया और बॉक्स से बाहर आ गिरे कैरोलिन के कमरे से चुराए हुए पैसे और कैरोलिन का पर्स। लैरी के पास कैरोलिन के पर्स को देख सबको यकीन हो गया कि होटल में होने वाली हत्याओं के पीछे लैरी का ही हाथ है। इस पर लैरी ने सफाई देते हुए कहा, मैंने कैरोलिन को नहीं मारा। मैंने तो उसके मरने के बाद बस लालच में आकर उसका पर्स उसके कमरे से चुरा लिया था। एड और रोड्स लैरी पर जुर्म कबूल करने के लिए दबिश बनाने लगे। तभी लैरी ने अचानक झटके के साथ बगल में खड़ी पेरिस को पकड़कर उसके गले पे छुरी अड़ा दी। ये देख एड और रोड्स ने अपनी अपनी पिस्टल निकाल लैरी पे तान दी। तभी पेरिस ने अचानक पूरे जोर से लैरी को पीछे धकेल दिया। लैरी पेरिस को अपने संग ले बड़े से फ्रीजर से टकराकर नीचे गिर गया। टकराने से फ्रीजर एकदम से खुल गया और उसमें से एक जमी हुई लाश पेरिस के ऊपर आ गिरी। एड और रोड्स पेरिस को संभाल ही रहे थे कि तभी लैरी पीछे के दरवाजे से वहां से भाग गया। फिर लैरी तेजी से भागता हुआ अपने ट्रक के पास पहुंचा। उसने तेजी से ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। टिमी ये सब अपने कमरे से देख रहा था। वो शोर शराबा सुनकर जॉर्ज भी वहां आ गया। तभी जॉर्ज ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप उठी। लैरी के ट्रक के ठीक सामने थोड़ी ही दूरी पे टिमी बुत बना खड़ा हुआ था। ये देख जॉर्ज ने खुद की परवाह किए बगैर टिमी की ओर एक अंधी दौड़ लगा दी। तभी लैरी ने जब टिमी को अपने ट्रक के सामने देखा तो उसने उसे बचाने के लिए तेजी से अपना ट्रक राइट को घुमा दिया। टिमी तो बच गया, लेकिन टिमी को बचाने भागता आ रहा जॉर्ज तेज गति से ट्रक के सामने आ गया।
ट्रक जॉर्ज को लपेटे में लेता हुआ जाके होटल की दीवार से जोर से टकराकर रुक गया। जॉर्ज ट्रक और होटल की दीवार के बीच पिसकर मर चुका था। उधर कोर्ट में सीरियल किलर मैल्कम के केस की सुनवाई शुरू हो चुकी थी। मैल्कम के वकील ने मैल्कम की डायरी जज के सामने पेश करते हुए कहा, इस डायरी में मैल्कम ने उन हत्याओं को अंजाम देने से ठीक पहले एंट्री की थी। इन एंट्रीज में गौर करने वाली बात यह थी कि ये सारी एंट्रीज मैल्कम ने ही लिखी थी, लेकिन ये एंट्रीज 11 अलग अलग हैंडराइटिंग, 11 अलग अलग टोन और 11 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई थी। हर नई एंट्री ऐसी लग रही थी जैसे कोई नया व्यक्ति अपने खुद के विचार लिख रहा हो, ना कि मैल्कम। फिर डॉक्टर मेलिक ने जज को आगे बताया, मैल्कम को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नामक दिमागी बीमारी है जिसका कोई कारगर इलाज नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे इसका इलाज संभव है। तभी कोर्ट में एक पुलिस अधिकारी ने आकर बताया कि मैल्कम कोर्ट आ चुका है। लेकिन ये कैसे संभव है, क्योंकि रोड्स जिस कैदी को कोर्ट ला रहा था उसकी तो होटल में ही हत्या हो चुकी थी। तभी पुलिस के जवान मैल्कम को एक व्हील चेयर में बिठाकर कोर्ट रूम में ले आए। पर ये क्या, मैल्कम तो वो कैदी था ही नहीं जिसे रोड्स लेके जेल से चला था। मैल्कम तो कोई दूसरा ही कैदी है और हम तो अब तक उस होटल वाले कैदी को ही मैल्कम समझ रहे थे। तो फिर आखिर इस मैल्कम का उस होटल में हो रहे मर्डर से क्या संबंध है? उधर होटल में घायल एलिस अपने बेडरूम में सो रही थी। वहीं बाहर के कमरे में एड और रोड्स ने लैरी को कुर्सी से बांध रखा था। रोड्स ने लैरी से चिल्लाते हुए कहा, तुम होटल में आने वाले लोगों को क्यों मार रहे हो और तुम्हारे फ्रीजर में वो डेड बॉडी किसकी है? इस पर लैरी ने कहा, मैंने किसी को भी नहीं मारा है और जिस आदमी की डेड बॉडी की तुम बात कर रहे हो वो आदमी तो मुझे पहले से ही यहाँ मरा हुआ मिला था। दरअसल मैं लास वेगस से जुए में अपना सब कुछ हार के यहाँ से गुजर रहा था, तब ये होटल देख मैं यहाँ रुक गया। जब मैं होटल ऑफिस के अंदर आया तो मैंने होटल के मैनेजर को मरा हुआ पाया, शायद उसे हार्ट अटैक आया था। ऑफिस में मौजूद मैनेजर के आईडी से मुझे पता चला कि मरे हुए मैनेजर का नाम भी लैरी था। मैंने इसे तकदीर का इशारा समझते हुए यही मैनेजर बन के रहने की ठानी ताकि मैं कमरे किराए पे देकर कुछ पैसे कमा सकूं। मैं कुछ पैसे बनाने के बाद यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन तब तक मैनेजर की बॉडी के सड़ने से बदबू होटल में ना फैले, इसलिए मैंने मैनेजर की बॉडी को फ्रीजर में डाल दिया था। लेकिन रोड्स को लैरी की इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अब सब खामोशी से उस कमरे में बैठे सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान टिमी टॉयलेट चला गया। तभी कुछ देर बाद उन्हें एलिस के बेडरूम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वे सभी उठकर अंदर गए। वहां उन्होंने देखा कि एलिस मर चुकी थी। इतने में टिमी भी वहां आ गया और अपनी मां को मरा पाकर वो रोने लगा। तभी रोड्स को एलिस के बेड के नीचे कमरा नंबर 6 की चाबी मिली। आखिर ये कैसे संभव था? वो सभी तो वहीं बाहर के कमरे में ही मौजूद थे। कोई कैसे उनके बीच से एलिस के कमरे में जाकर उसे मार के ये क्लू छोड़ सकता है? तभी पेरिस ने कहा, कैदी के लाश के पैर के पास 8 नंबर की चाबी मिली और अब यहाँ पर 6 नंबर की चाबी, तो फिर 7 नंबर की चाबी कहाँ पर है? इतना सुनते ही एड तुरंत ट्रक और दीवार के बीच में फंसे जॉर्ज की बॉडी की ओर भागा। पेरिस और रोड्स भी उसके पीछे भागे। एड ने जॉर्ज की लाश को पलटा और जैसे ही रोड्स ने जॉर्ज की पैंट के जेब में हाथ डाला उसे 7 नंबर की चाबी मिली। ये देख सभी हैरत में पड़ गए, क्योंकि कातिल जिनकी हत्या कर रहा था उनकी बॉडी के पास ही होटल के कमरे की चाबी छोड़ रहा था। तो क्या जॉर्ज और एलिस की मौत में भी उस कातिल का हाथ है? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जॉर्ज और एलिस के एक्सीडेंट्स तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे थे। भला उसमें कातिल का हाथ कैसे हो सकता था? ऐसे अजीबोगरीब हालात देख पेरिस अब रोने लगी थी। ये देख एड ने पेरिस को शांत कराते हुए कहा, तुम जिनी और टिमी को लेके जिनी की कार से निकल जाओ और इस होटल से जितना हो सके दूर चली जाओ। फिर टिमी को अपने संग लिए जिनी अपनी कार में जाकर बैठ गई। पेरिस भी कार की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक उस कार में एक जोर का धमाका हुआ। धमाका सुन एड, पेरिस और रोड्स कार की ओर लपके। उन्होंने देखा कि कार आग की लपटों से घिरी हुई थी। धमाका इतनी जोर का था कि लैरी भी कुर्सी सहित फर्श पे गिर गया। लैरी की कुर्सी टूटने के कारण अब उसकी रस्सी खुल चुकी थी। फिर लैरी और रोड्स ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से कार की आग बुझाई, पर हैरानी की बात थी कि उस कार में जिनी और टिमी का तो नामो निशान तक नहीं बचा था। ये देख एड ने कहा, यह कैसे पॉसिबल है? आखिर उनके शरीर का कोई हिस्सा तो जरूर बचना था। तभी उन्होंने देखा कि ट्रक और दीवार के बीच फंसी जॉर्ज की लाश अब वहां से गायब हो चुकी थी। ये देख वे सभी सख्ते में आ गए। वो सभी तुरंत डाइनिंग रूम की ओर भागे।
लेकिन वहां से कैदी की भी लाश गायब हो चुकी थी। न सिर्फ जॉर्ज और कैदी की, बल्कि लू, कैरोलिन और एलिस की भी लाशें गायब हो चुकी थी। यहाँ तक कि दीवार और फर्श से खून के सारे दाग भी साफ हो चुके थे। वे सभी इस बारे में सोचते हुए होटल ऑफिस आ गए कि तभी छत पे बिजली गिरी और होटल की लाइट चली गई। फिर लैरी, पेरिस और रोड्स बाहर फ्यूज चेक करने चले गए, पर एड उसी कमरे में अकेला खड़ा रह गया। तभी उसकी नजर लैरी ने कमरा देने से पहले जो सबकी आईडी की फोटोकॉपी ली थी उस पर पड़ी। उसने उन सभी आईडी को एक एक कर देखा। अचानक ये देख उसके होश उड़ गए कि आखिर सबका बर्थ डेट 10 मई कैसे है। ये सोचता हुआ एड अचानक बेचैन हो उठा और उसे तेज सिर दर्द होने लगा। अगले ही पल वो वही कविता दोहराने लगा जो सीरियल किलर मैल्कम गुनगुनाया करता था। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर को जा रहा था तब मैं मिला उस आदमी से जो वहां ना था। आज फिर नहीं है वो वहां पर। काश चला जाए वो हमेशा के लिए अपने घर। तभी एड के कानों में ये सवाल गूंजने लगे, तुम कौन हो? मैं इस वक्त किससे बात कर रहा हूं? तुमने ये कविता कहां से सीखी? मेरी तरफ देखो। और अगले ही पल एड उस होटल के कमरे की जगह कोर्ट में डॉक्टर मेलिक के सामने बैठा था। होटल में जो सवाल एड के कान में गूंज रहे थे वो असल में डॉक्टर मेलिक उससे पूछ रहे थे। एड ने अपनी आंखें ऐसे खोली जैसे वो गहरी बेहोशी से जागा हो। फिर डॉक्टर मेलिक ने एड से पूछा, क्या तुम्हें याद है इससे पहले तुम कहां थे? इस पर एड ने बताया, मैं फिल्म एक्ट्रेस कैरोलिन को लेकर लॉस एंजलिस जा रहा था। फिर हम लोग तेज बारिश और तूफान के कारण एक होटल में फंस गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे उस होटल में लोग एक एक कर मरने लगे थे और फिर उनकी लाशें भी गायब हो गई। इस पर डॉक्टर मेलिक ने एड को सीरियल किलर मैल्कम की एक फोटो दिखाई और उससे पूछा, क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? कुछ पल तक उस फोटो को घूरने के बाद एड ने कहा, नहीं। तब डॉक्टर मेलिक ने एड को बताया कि फोटो में जो आदमी है उसका नाम मैल्कम रिवर्स है। आज से 4 साल पहले उसे 6 लोगों की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। फिर डॉक्टर मेलिक ने एड से आगे कहा, मैल्कम को बचपन में गहरा सदमा लगा था। जब किसी इंसान को बहुत गहरा सदमा लगता है तब कई बार ऐसा होता है कि उस इंसान का मन फ्रैक्चर होकर कई अलग अलग पर्सनैलिटीज में बंट जाता है। इस बीमारी को आम भाषा में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसा होने पे उस इंसान के दिमाग में अलग अलग पर्सनैलिटीज डेवलप हो जाती हैं और बिल्कुल ऐसा ही मैल्कम रिवर्स के साथ उसके बचपन में हुआ। इस पर एड ने डॉक्टर मेलिक से पूछा, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? इस पर डॉक्टर मेलिक ने कहा, क्योंकि एड तुम मैल्कम रिवर्स की उन इमेजिनरी पर्सनैलिटीज में से एक हो। इसी के साथ डॉक्टर मेलिक ने शीशा निकालकर एड के हाथ में थमा दिया। जैसे ही एड ने शीशे में खुद को देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि शीशे में उसे खुद की जगह मैल्कम रिवर्स का चेहरा नजर आ रहा था। मारे डर के उसने शीशे को खुद से दूर फेंक दिया। तभी एड का ध्यान इस बात पे गया कि उसे बांध कर रखा हुआ है। उसने चिल्लाते हुए पूछा, मुझे बांध कर क्यों रखा है? यहाँ पे बैठे ये सब लोग कौन हैं? मैं होटल से यहाँ कैसे पहुंच गया? और पेरिस, रोड्स और लैरी कहाँ है? इस पर डॉक्टर मेलिक ने उसे बताया, पेरिस, रोड्स और लैरी, यहाँ तक कि वो होटल भी हकीकत में है ही नहीं, ना ही कभी थे। तुम्हारी ही तरह वो सब भी मैल्कम के दिमाग की ही उपज थे और मैल्कम ने तुम सब पर्सनैलिटीज को तब क्रिएट किया था जब वो एक छोटा बच्चा था। और उन्हीं पर्सनैलिटीज में से एक पर्सनैलिटी ने आज से 4 साल पहले 6 लोगों की एक अपार्टमेंट में बेदर्दी से हत्या की थी। उस पर्सनैलिटी ने मैल्कम के शरीर पे ठीक ऐसे ही कब्जा कर रखा था जैसा कि इस वक्त तुमने कर रखा है। पर एड था कि इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। तब डॉक्टर मेलिक ने उससे कहा, तो फिर तुम ही बताओ, आखिर तुम सबका बर्थडे मैल्कम के बर्थडे के दिन 10 मई को ही क्यों है? ये सुन एड सोच में पड़ गया। फिर डॉक्टर मेलिक ने आगे बताया, मैं मैल्कम का दिमागी इलाज कर रहा था। मेरे इस इलाज का मकसद था किसी तरह मैल्कम के दिमाग से उस खूनी पर्सनैलिटी का अंत करना। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मैल्कम को मौत की सजा नहीं होती, क्योंकि कत्ल उस खूनी पर्सनैलिटी ने किए थे, ना कि मैल्कम ने। लेकिन इसके लिए मुझे पहले मैल्कम के दिमाग में मौजूद उन सभी पर्सनैलिटीज में से उस खूनी पर्सनैलिटी की पहचान करनी थी। इसके लिए मैंने मैल्कम को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में मौजूद सारी पर्सनैलिटीज को एक दूसरे के आमने सामने लाया। मुझे पता था कि इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आने पर मैल्कम की खूनी पर्सनैलिटी बाकी सब पर्सनैलिटीज की हत्या करने लगेगी और उन्हीं में से कोई उस खूनी पर्सनैलिटी को भी मार देगा। इस तरह से मैल्कम के दिमाग में मौजूद पर्सनैलिटीज भी घट जाएंगी, जिससे उसका आगे का इलाज भी आसान हो जाएगा।
हिप्नोटाइज होने के बाद मैल्कम ने मेरे कमांड को फॉलो करते हुए अपने दिमाग में एक इमेजिनरी होटल क्रिएट किया और फिर उसने उस होटल में अपने दिमाग में मौजूद उन पर्सनैलिटीज को वहां प्लांट किया। जैसा कि मैंने सोचा था, उस खूनी पर्सनैलिटी ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया है। और एड, अब मैं चाहता हूं कि तुम उस खूनी पर्सनैलिटी को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। इसके साथ ही डॉक्टर मेलिक ने एड को हिप्नोटाइज कर दिया। एड ने जब आंखें खोली तो उसने खुद को उस होटल के बाहर खड़ा पाया। उधर होटल के अंदर रोड्स और लैरी को फ्यूज बॉक्स मिल चुका था। अंधेरे के कारण रोड्स को फ्यूज बॉक्स में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने टॉर्च मांगी। पेरिस को सामने खड़ी रोड्स की पुलिस कार देख लगा कि शायद उसे उसमें कोई टॉर्च मिल जाए, इसलिए उसने जैसे ही टॉर्च की उम्मीद में कार का ग्लव बॉक्स खोला, उसके हाथ 2 कैदियों के ट्रांसफर पेपर लगे। एक में उसी कैदी की फोटो लगी थी जिसे रोड्स अपने साथ लेके आया था। वहीं दूसरे कैदी की फोटो देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो दूसरा कैदी कोई और नहीं बल्कि रोड्स था। दरअसल रोड्स और उसके साथी कैदी को एक पुलिस वाला कोर्ट लेके जा रहा था। रास्ते में रोड्स ने पीछे से पुलिस वाले की पीठ में चाकू घुसेड़ के उसे मार डाला। उसके बाद रोड्स ने उस पुलिस वाले की लाश को कार की डिक्की में डाल दिया। फिर रोड्स खुद पुलिस वाला बनके अपने साथी कैदी को पिछली सीट पे ही बिठाए खुद पुलिस कार ड्राइव करते हुए वहां से निकल पड़ा। बाद में जब वो बाढ़ में फंस गया तो वो अपने साथी कैदी के साथ उस होटल पहुंचा। किसी को उसके पुलिस होने पर शक न हो, इसलिए उसने अपने साथी कैदी को ऐसे ही उसके गिरफ्त में कैद एक कैदी का नाटक करते रहने को कहा। पेरिस ने जब पुलिस कार की डिक्की खोली तो उसे उसमें असली पुलिस वाले की लाश मिली। पेरिस समझ गई कि रोड्स ही वो खूनी है जो होटल में लोगों की हत्याएं कर रहा है। पेरिस एड और लैरी को पुकारते हुए होटल के अंदर भागी। तभी पीछे से रोड्स ने आके पेरिस को धर दबोचा। लैरी ने आकर पेरिस को बचाने की कोशिश की, लेकिन रोड्स ने गोली मार के लैरी को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच पेरिस वहां से भाग गई। भागते भागते पेरिस अचानक किसी से टकराई। वो एड था। पेरिस ने एड को रोड्स की सारी सच्चाई बता दी। पेरिस की बात को सुनकर अब एड को भी यकीन हो चुका था कि रोड्स ही खूनी है, और फिर वो अपनी पिस्टल निकालकर रोड्स की दिशा में निकल पड़ा। होटल में थोड़ी दूर चलने पर ही उसे रोड्स मिल गया। दोनों ने एक दूसरे पे फायरिंग शुरू कर दी। एड ने रोड्स को गोली मार के खत्म कर दिया, लेकिन इस गोलीबारी में एड को भी रोड्स की गोली लग गई थी। पेरिस ने एड से कहा कि वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रही है। एड अच्छे से समझ चुका था कि वो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो तो मैल्कम के दिमाग में महज एक किरदार है। इसलिए उसने जिंदा रहने की मशक्कत नहीं की और वहीं पेरिस की बाहों में दम तोड़ दिया। अब मैल्कम के दिमाग में बस पेरिस की ही पर्सनैलिटी बची थी। पेरिस लैरी के ट्रक में वहां से अपने घर के लिए निकल गई। तब डॉक्टर मेलिक ने कोर्ट में जज के सामने अपना सवाल रखा। योर ऑनर, किसी गुनाह की सजा शरीर को देनी चाहिए या दिमाग को? मैल्कम के शरीर ने खून किए हैं, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैल्कम के शरीर के अंदर जो इंसान है उसने ये खून नहीं किए हैं। आज रात हमने यहाँ पर 10 पर्सनैलिटीज को खत्म होते देखा है, जिसमें से 9 इनोसेंट थे और एक कातिल था। मैल्कम के अंदर जो कातिल था रोड्स, वो अब मर चुका है। मेरे ख्याल से अब मैल्कम की मौत की सजा को माफ करके उसे सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में रखना चाहिए। और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैल्कम की मौत की सजा माफ कर दी गई और उसे आगे के ट्रीटमेंट के लिए सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। फिर डॉक्टर मेलिक खुद अपनी निगरानी में मैल्कम को अपने साथ मेंटल हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। मैल्कम अब भी अपनी इमेजिनरी दुनिया में खोया हुआ था। उस दुनिया में पेरिस अपने घर पहुंच चुकी थी। पेरिस अपने घर के बाहर गार्डन में बागवानी कर रही थी। जब वो पौधा लगाने के लिए मिट्टी खोद रही थी तो अचानक उसे जमीन में कुछ गड़ा हुआ दिखा। उसने उस चीज को बाहर निकाला। ये क्या? वो तो उसी होटल के कमरा नंबर 1 की चाबी थी। उस चाबी को देख पेरिस मारे डर के थर-थर कांपने लगी। ठीक उसी वक्त एक आवाज को सुन उसने उस दिशा में सिर घुमाया। उसके सामने नुकीली खुरपी पकड़े उसकी मौत खड़ी थी, और वो मौत का फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि नन्हा टिमी था। टिमी को ऐसे देख अब पेरिस को सारी बात समझ में आने लगी। वो टिमी ही था जिसने फिल्म एक्ट्रेस कैरोलिन का सिर धड़ से अलग कर दिया था। वो टिमी ही था जिसने लू को चाकू से कुत्ते की मौत मारा था। वो टिमी ही था जिसने अपने सौतेले बाप जॉर्ज को ट्रक के आगे आने के लिए मजबूर किया था। वो टिमी ही था जिसने अपनी सगी माँ एलिस का ध्यान सड़क से हटा के खेल में उलझा दिया, जिससे उसे आती हुई कार नहीं दिखी और वो कार की चपेट में आ गई। यही नहीं, बाद में उसने खुद अपने हाथों से अपनी माँ का दम घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
बंधे हुए कैदी के मुंह में लैरी का बेसबॉल बैट घुसेड़ने वाला और कार के परखच्चे उड़ाकर जिनी को मौत के नींद सुलाने वाला भी टिमी ही था। कार में धमाका होने से पहले ही टिमी वहां से निकल लिया था। बचपन में मासूम मेलकम के साथ भारी अन्याय हुआ था। उस अन्याय को सहने पर उसके दिमाग में जो गुस्सा बना, उसने उस गुस्से को सालों तक दबाए रखा। उसी दबे हुए गुस्से ने उसके दिमाग में टिमी की पर्सनैलिटी को जन्म दिया। टिमी ही असली खूनी पर्सनैलिटी थी, एक जालिम सीरियल किलर। अगले ही पल टिमी ने बड़ी ही बेरहमी से पेरिस को मौत के घाट उतार दिया। अब मेलकम के दिमाग में सिर्फ टिमी की ही पर्सनैलिटी बची थी। टिमी ने मेलकम के दिमाग और शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसी के साथ उसने अपनी हथकड़ी में बंधे हाथों के फंदे से डॉक्टर मेलिक की गर्दन को अपनी हथकड़ियों में दबोच लिया। तो दरअसल पिछली रात कोर्ट में डॉक्टर मेलिक से ये चूक हो गई कि उसने रोड्स को असली कातिल समझ लिया और मेलकम के दिमाग में रोड्स को मरा हुआ जानकर डॉक्टर मेलिक को लगा कि मेलकम के दिमाग में मौजूद कातिल पर्सनैलिटी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन असली खूनी पर्सनैलिटी तो नन्हा टिमी था, जो मेलकम के दिमाग में अब तक जिंदा था। और इस तरह खूनी पर्सनैलिटी टिमी ने मेलकम के शरीर को अपने कब्जे में करके डॉक्टर मेलिक को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस फिल्म की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस और रोमांच से भरपूर फिल्मों की कहानी देखते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।